गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ थेलस थ्योरम 26/12/2000 थेलस थ्योरम का एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 बताएंगे। यह प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम बताएंगे भारत के इतिहास का विकृतीकरण और फिर बताएंगे आर्य कौन थे, क्या आर्य यूरोपियन थे या नहीं थे, इसके बारे में बताएंगे। और फिर अशोक स्तंभ के बारे में फिर से बताएंगे, ताकि बार बार बताएंगे और आपको समझावेंगे कि कहाँ कहाँ अशोक का स्तंभ है और कौन सा स्तंभ सबसे बढ़िया है। सारी बातें बताएंगे और आप कहीं जाइएगा नहीं। यह पहला मेरा काम है कि पहला तैयार करते हैं इतिहास का विकृतीकरण। इतिहास, भारतीय इतिहास का विकृतीकरण का इतिहास का वर्णन। क्या यूरोपीय विकृतीकरण किसने की? भारत के इतिहास का विकृतीकरण किसने की? भारत। अब इस बताएंगे परतंत्रता की स्थिति चाहे व्यक्ति का हो या परिवार का हो या राष्ट्र के सभी के लिए दुखदायी होती है। यानी कोई भी परतंत्र व्यक्ति बड़ा दुख की स्थिति में रहता है। पराधीन व्यक्ति, राष्ट्र अपनी गौरव, गरिमा और माता सभी कुछ भूल जाता है या भूल जाने का बाध्य कर दिया जाता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत के साथ ऐसा ही हुआ। हजारों वर्ष के पराधीनता के काल में वह अपना स्वत्व और स्वाभिमान ही नहीं, अपना महत्व भी भूल गया था। जो घटना घटित हुआ है उसको सही रूप में वर्णन किए हैं हम, और वो किताब रघुनंदन प्रसाद शर्मा की है और ओक की किताबें हैं। बहुत सा किताबें हैं। किताब का नाम है राजतरंगिणी का भी आज कुछ वर्णन करेंगे। परतंत्रता परकीय सत्ताओं का इतिहास का लेखन में दखल। परतंत्रता के काल में परकीय सत्ताओं द्वारा सदा ही अपने अधीनस्थ देशों का, चाहे व्यक्ति हो या समाज, धर्म हो या संस्कृति, साहित्य हो या इतिहास, ज्ञान हो या विज्ञान, सभी में तरह तरह की विकृतियां, विसंगतियां, विषमताएं, दुर्बलताएं, कमियां पैदा कर दी जाती है या करा दी जाती है। भारत में आई परकीय सत्ता भी इसी अपवाद नहीं रही थी। मुसलमानों ने अपने शासन काल में यहाँ ऐसी नीतियां, रीतियां और परंपराएं चलाई जिसके कारण इस देश में इस समय प्रचलित पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की ही नहीं, यहाँ के साहित्य और इतिहास की भी दिशाएं बदल गई। अब बताइए, ऐसा एक परंपरा चलाया जिससे इसका सारा हिस्ट्री बदल गया। अंग्रेजी सत्ता द्वारा भी अपना वर्चस्व स्थापित हो जाने के बाद मुस्लिम सत्ता की भारतीय देश की शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया गया। शिक्षा में लाए गए बदलाव के फलस्वरूप संस्कृत भाषा के विकास में रुकावट आती गई। फलता इसमें साहित्य निर्माण और विविध प्रकार के वैज्ञानिक आदि विषयों के लेखन की अविच्छिन्न धारा अवरुद्ध होती गई। परिणाम स्वरूप भारत का शिक्षा, साहित्य, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान आदि के लेखन का ह्रास की प्रक्रिया शुरू हो गई और कालांतर में इन विषयों के विद्वान की संख्या में कमी होती चली गई। ऐसी स्थिति में इतिहास विषय के महत्व को समझने और समझाने वालों की कमी हो जाना कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं रही है। अब यही कारण रहा कि उस काल में कलहन विचलित राजतरंगिणी जैसी उत्कृष्ट ऐतिहासिक रचना भी भारत में वह महत्व नहीं पा सकी जिसकी वह अधिकारिणी थी। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णन है जो महाभारत काल से आरंभ होता। राजतरंगिणी का इतिहास सप्त ऋषि संबत के माध्यम से लिखा गया है। इसकी रचना काल 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कस्य तमेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। राजतरंगिणी में उन कई शाही राजवंशों का विवरण है जिन्होंने कश्मीर के प्राचीन साम्राज्य पर उसके पौराणिक उद्भव से लेकर कवि के साथ तक का शासन किया। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का नदी।
इस प्रकार हमारे इतिहास का जो विकृतीकरण किया मुसलमानों ने भी किया, अंग्रेजों ने भी किया। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट्स आते हैं अपना थेलस थ्योरम के एग्जाम्पल पर। इन द गिवन फिगर डी समानांतर बी इफ एडी बराबर 2.5, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 3.75 सेंटीमीटर, फाइंड एसी। एसी को फाइंड करने कहता है इसमें। अब हम ये कलम ले लेते हैं और फाइंड एसी, यानी यहां से यहां तक फाइंड करना कहता है। यानी इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे और ऐसे करके ऐसे भी दर्शा सकते हैं एसी को। अब चूंकि थेलस थ्योरम के अनुसार डी समानांतर बीसी को एडी बटा डी बराबर ए बटा ईसी है थेलस थ्योरम के अनुसार, इसलिए अब 2/2.5 सब जगह मान रख दिए 3 और 3.5 आता इसी। अब इसी बराबर इतना हो गया, इसलिए 4.5 सेंटीमीटर हो गया। अब एसी बराबर ए बटा ईसी, इसलिए 3.75 बटा 4.5 8.25 यहाँ प्रूफ हो जाता है, बन जाता है। सेकंड एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर, बड़ा ही आराम तरीके से इसको आप सॉल्व, यदि आप थेलस थ्योरम जानते हैं कि समानांतर हो एडी बटा डी बटा ईसी होता है, और उसको कोलोलरी में भी जानते हैं कि हम एबी बटा एडी बराबर ए एसी बटा एडी होता है, या एडी बटा एबी बराबर ए बटा एसी होता है, ये भी कोलोलरी है इसका, याद रखना पड़ेगा आपको। अब एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर डी समानांतर बीसी, इसलिए एडी बटा डीबी बराबर 3/5 दिया हुआ है, एसी बराबर 4.8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, एसी बराबर नहीं गलत है, तब फाइंड ए ही है, एसी नहीं है। अब इसको काटेंगे, यहां एसी को काट दिए, ए लीजिए, ये भी लिखने का भी आपको बताते जा रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर लिखना ही बड़ा असंभव लगता है। इसकी ये किंग 12 है, ये किंग 12 को लिखने में थोड़ा दिक्कत पहले आता था, धीरे धीरे सहूलियत होते जा रहा है, लिखते लिखते इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दिया हुआ है ए फाइंड करना कहता है, ए हमने फाइंड किया है। देन ए बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, देन ईसी और ईसी बराबर 4.8 हो जाएगा, ये एसी माइनस ए हो जाएगा। नाउ ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी, इसलिए एडी बटा बी बराबर ए बटा ईसी थेलस थ्योरम से होगा, बाय थेलस थ्योरम। इसे 3/5 बराबर x बराबर 4 इंटू इतना होगा, 5x बराबर पीछा फिर से गुना हो जाएगा, इससे गुना होगा, और 5x माइनस प्लस 3x हो जाएगा, उधर से 3x आएगा, 8x बराबर इतना होगा, इसलिए x बराबर 14.4/8 इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है। हम यहाँ पर ये कलम लेके और ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर। दो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए। अब अगला सॉर्ट आउट हम करने जा रहे हैं कि भारत में जो आर्य थे वो कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, उसका क्या हिस्ट्री है। अभी तक मैंने जो बताया है उससे साफ पता चलता है कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे। लेकिन आज फिर प्रॉब्लम उठता है, क्या यूरोप वंशी आर्य वंशी थे? अंग्रेजी सत्ता के उद्देश्य को पूर्ति में लगे न केवल अंग्रेज के विद्वान ही, वरन उनसे प्रभावित और उनकी योजनाओं में सहयोगी बने अन्य पाश्चात्य इतिहास और साहित्य तथा सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन महानता और श्रेष्ठता के नकारते रहे तथा भारत के प्रति बड़ी अनादर और तिरस्कार की भावना दिखाते रहे। किंतु जब उन्होंने देखा कि यूरोप के ही काउंट जॉन स्टर्जना तथा जैकलियट हेम्बोल्ट आदि विद्वानों ने भारतीय साहित्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावी रूप में सराहना करनी शुरू कर दी, तो उन लेखकों ने इस डर से कहीं उनको दुराग्रही न मान लिया जाए,
भारत की सराहना करना चालू कर दिया। इस प्रकार भारत की सराहना चालू हो गया। जब अंग्रेज जाने लगे तो इनका स्थिति डवाडोल हो गया। तो बहुत बुराई कर दी इसका इतिहास की, सभ्यता की, संस्कृति की, लेकिन कुछ हमारे ही लोगों ने इसका जब बुराई करना चालू कर दिया तो उस लगा कि हम बुराई में नहीं फंस जाए, इसलिए वो भी बुराई करना चालू कर दिया। उन्होंने यह भी सोचा कि यदि हम यूं ही भारतीय को ज्ञान भंडार का उजागर करते रहे तो विश्व समाज हमें अज्ञानी माना जाने लगेगा। विश्व समाज में हम अज्ञानी हो जाएंगे, क्योंकि भारत का इतिहास इतना गहरा, इतना महत्व का था कि आज तक भारतीय इतिहास का सही न तो व्याख्या हो पाया है। अभी जरूरत है, या गवर्नमेंट तो धीरे धीरे कर रही है, लेकिन अभी बहुत जरूरत है कि भारतीय इतिहास का इसमें पीएचडी, इसमें और विकास का उससे खोजा जाए, और विकास का बहुत इसमें राज छुपा हुआ है भारतीय इतिहास में। उन्होंने यह भी सोचा कि हम यूं ही भारतीय भंडार का उजागर करते रहे तो विश्व समाज हमें अज्ञानी माना जाने, विश्व समाज में हम अज्ञानी माना जाने लगेंगे। अतः उन्होंने भी भारतीय के गौरव, ज्ञान और गर्व का व्याख्यान करना शुरू कर दिया। कारण यह रहा होगा कि दूसरा कुछ विचार परिवर्तन की दृष्टि से पाश्चात्य विद्वानों का लेखन का क्रम से आने वाला और एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। पहली स्थिति उन विद्वानों का भारत की निंदा की, दूसरा स्थिति सराहना की, तीसरा स्थिति गुण और ग्राह्यता दिखाई। इसके विचार को इस प्रकार बदले हैं, यह बात निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। पहली स्थिति तिरस्कार और निंदा। भारत में एक बार जीता जा चुका, अवश्य ही इसे पुनः जीतना होगा, किंतु इस बार शिक्षा के माध्यम से। विश्वव्यापी संस्कृत पृष्ठ 95 पर उद्धृत है। विश्वव्यापी कोई व्यापनी किताब है संस्कृत का। दूसरा, वेद के अधिकांश ऋचाएं बचकानी और क्लिष्ट निम्न अति समान है। आर्यों के आदि देश और उनकी सभ्यता पृष्ठभूमि 21 पर लिखा हुआ है। तिरस्कार के बारे में इस जानना जरूरी है, कौन सा किताब में कहां पर आर्यों का आदि देश और उनकी सभ्यता पृष्ठभूमि 21 पर। दूसरी स्थिति सराहना, जिसने बर्कले का दर्शन, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का समान रूप से अध्ययन किया है, वह विश्वास के साथ कहेगा कि उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों के सामने बर्कले का दर्शन नित्यांत अधूरा और बौना है। क्योंकि बर्कले जो पाश्चात्य दार्शनिक था, जो ज्ञान को ही मूल माध्यम मानता था, वो भी उन्होंने पहला वाक्य खोजा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। इसी वाक्य के थ्रू उसने जिस प्रकार ज्यामितीय वाक्य होता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसको कोई कटिंग नहीं कर सकता, उसी तरह वह वाक्य की दुनिया में, सेंटेंस की दुनिया में कुछ खोज कर रहा था कि ऐसा वाक्य खोजे जिसको कोई काट नहीं सके। और उन्होंने खोजा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। ये बर्कले का था। तो बर्कले में न डेकार्ट्स का था, ये जो डेकार्ट्स जो इसके पीछे वाला थे, डेकार्ट्स का था ये आई थिंक देयरफॉर आई एम। और उसके बाद लास्ट में बर्कले आए हैं, वो भी ज्ञान को ही माध्यम मानते थे, ज्ञान बुद्धि को ही माध्यम मानते थे ज्ञान का, और वो भी इसी तरह का खोज में थे कि कोई वाक्य की खोज करें, सेंटेंस की खोज करें, जिसके द्वारा ब्रह्म का, आत्मा का और ईश्वर का, जगत का वर्णन हो सके। और वो भी बौना, उसको उनका भी ज्ञान हमारे ब्रह्म ज्ञान के सामने अज्ञानी था। अब तीसरी स्थिति गुण संग्राहकता। मैक्स मूलर का कहना है कि आर्यावर्त का प्राचीन देश ही गोरी जाति का उत्पत्ति स्थान है। भारत भूमि का मानव जाति का माता और विश्व के समस्त परंपराओं का उद्गम स्थल है। उत्तर भारत से ही आर्यों का अभियान फारस की ओर गया था। मैंने यहीं से आर्य लोग बाहर गए, बाहर से यहां नहीं आए। जॉर्ज ग्रियर्सन की अपनी रिपोर्ट ऑन द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उल्लेखित यह कथन कि दर्शनीय है कि भारत मानव का स्कंद में उत्पन्न भारत की पुरानी अपने को वास्तविक अर्थ में
सदी कौर अर्ज कर सकते हैं, किंतु हम अंग्रेज को अपने को अर्ज करने का अधिकार नहीं है। मैंने वहां साफ बोल दिया कि अंग्रेज को अधिकार यानी यूरोप से और यहाँ नहीं आए, यहीं से आज बाहर की ओर गए हैं। इन सब तमाम बातों को पढ़ने के बाद यही हमको मिलता है कि मूल निवासी भारत के थे, मध्य एशिया यही मेन निवासी थे, मूल निवासी उनका आर्यों का यही था, बाहर से कहीं नहीं आए। भले और यहाँ से जा गए हैं दूसरे देशों में धर्म प्रचार करने, व्यापार करने, सभी प्रकार का ज्ञान का हासिल करने यहाँ से गए, वहां से कभी नहीं आए, क्योंकि वहां कोई ज्ञान ही नहीं था, इसमें देखना बुद्धि और विवेक ही नहीं था, इतनी सभ्यता संस्कृति नहीं थी। हमारी सभ्यता संस्कृति सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, उसके बाद ये सब आता है। बताइए, उस सब का रिसर्च का विषय है और ये रिसर्च होना ही चाहिए, क्योंकि यदि नहीं होता है रिसर्च तो अभी भी हमें सभ्यता और संस्कृति, आर्यों की सभ्यता और संस्कृति अधूरी है। हम अभी भी मानते हैं आर्यों की सभ्यता और संस्कृति अधूरी है। इसको अध्ययन अभी भी इस पर रिसर्च की जरूरत है, इसको खोज की जरूरत है। भारतीय इतिहास का रियल खोज और रियल में लिखा गया है, वो ग्रसित था या तो मुसलमानों से या अंग्रेजों से। इसलिए ये जो सत्ता पराधीनता की सत्ता था, उसमें जो मेरा इतिहास लिखा गया, वास्तव में बहुत सी विसंगतियां आ गई है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं और अगले दिन के लिए फिर मैं आऊंगा वो थेलेस थ्योरम का कुछ उदाहरण लेकर के, जो रियल है, इसको कोई कटिंग नहीं कर सकता है। यही सत्य है, यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।